सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की सेशन में जीके साइंस के मज़ेदार सवालों को डिस्कस करेंगे। टोटल 65 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट आज की सेशन में 65 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ चुकी है कोर्ट की तरफ से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इसमें रेलवे ग्रुप डी भर्ती कोर्ट में केस चल रही थी 10th वर्सेस आईटीआई को लेकर, जिसका फैसला तो 28 मार्च को आने वाली थी कि इस बार आईटीआई वाले एग्ज़ाम देंगे कि 10th वाले भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन साथ ही 28 मार्च को भी फैसला नहीं आया। फैसला तो छोड़िए, अब डेट पे यानी तारीख पे तारीख चल रही है। पहले तो देखिए, इसका अंतिम फैसला 26 मई को आने वाली थी, लेकिन साथ ही इसे 60 दिन और बढ़ाकर अब इसका फैसला 26 जुलाई को आएगी। तो समझ सकते हैं दोस्त, अब तो तैयारी कराने में भी मन नहीं लग रहा है और करने भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि साथ ही मुझे भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 देना था। तो देखिए, पहले तो 26 मई को इसका अंतिम फैसला आने वाला था कि इस बार आईटीआई वाले एग्ज़ाम देंगे, 10th वाले भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मई भी डाकेगा, जून भी अब डाकेगा और जुलाई भी, मान लीजिए लास्ट जुलाई, 26 जुलाई तो लास्ट ही हो रहा है। यानी अब इसका एग्ज़ाम हो सकेगा दोस्त, मेरा अनुमान मान के चलिए तो अक्टूबर या नवंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। अब यही पूरा शेड्यूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जानते हैं कि रेलवे एक पूरी तरह से सिस्टम बैठा रहा है कि जो पहले वैकेंसी देगा उसी का पहले एग्ज़ाम लेंगे। पहले तो देखिए भाई, एएलपी CB2 का एग्ज़ाम 19-20 को मार्च को होने वाला था, तो वो भी कैंसिल हुआ। उसके बाद एनटीपीसी का एग्ज़ाम बाकी है। उसके बाद आरआरबी जेई का तो नोटिस आ चुका है भाई, 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसी महीने 22 अप्रैल से। उससे पहले देखेंगे तो आप एएलपी CB2 का एग्ज़ाम हो सकता है 19-20 को ही, क्योंकि यदि हम रेलवे के नियम से चलेंगे तो यदि उन्होंने जैसा कहा है कि जो पहले हम वैकेंसी निकालेंगे उसी का पहले एग्ज़ाम देंगे, तो पहले तो देखिए एएलपी का वैकेंसी आई थी, उसके बाद जेई का आया था। तो इसका मतलब है कि 22 अप्रैल से पहले तो उनको लेना पड़ेगा एएलपी CB2 का एग्ज़ाम, तभी अपने नियम पे वो चलेंगे, अन्यथा नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। तो हो सकता है कि 2 से 4 दिन बाद आपका एएलपी CB2 का एग्ज़ाम डेट क्लियर हो सकता है, कब एग्ज़ाम हो सकेगा। ओके दोस्त, तो अब हम लोग साथ ही आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए अपनी तैयारी को लगातार रखेंगे। हम लोग एक भी दिन गैप नहीं करेंगे, अपनी तैयारी को हम लगातार करते रहेंगे जब तक कि इसका एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाएगा, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाएगा। ऐसे बीच बीच में नोटिस आती रहेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत मतलब कि सिस्टम बैठा रहा है। अच्छे से एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ नोटिस और भी निकलेगा। जब जैसे ही 10-15 दिन और भी जाएंगे तो इसका कुछ ना कुछ नोटिस तो देखने को मिलेगा। ओके दोस्त, तो इसको थोड़ा सा साइड रखेंगे। अब जो होगा तो आगे आएगा। 26 जुलाई का फिर से हम लोग वेट करेंगे। आपका अप्रैल महीना स्टार्ट हुआ है, 6 अप्रैल आज है भाई। अप्रैल पूरा महीना बाकी है, मई पूरा महीना, जून जुलाई, यानी 3 महीने बाद अब इसका 4 महीना मान लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि लास्ट 26 जुलाई तो 4 महीना हो रहा है। तो अब साथ ही 4 महीने बाद इसका अंतिम फैसला आएगा कि इसका एग्ज़ाम आईटीआई वाले एग्ज़ाम देंगे भाई 10th वाले। अब बताओ आईटीआई वाले तुमको क्या एग्ज़ाम मिल रहा है देने के लिए? ये इन्हीं लोगों के चक्कर में भाई, जो कि जाकर कोर्ट में केस कर दिया कि 10th वालों को हटाइए। अब इनको भी कोई मतलब कि फ़ायदा नहीं हुआ ना, तो 10th वालों को एग्ज़ाम तो देखिए 10th वाले भी देंगे साथ ही, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए। केवल आईटीआई वाले ही नहीं इस दुनिया में जी रहे हैं भाई, सबको एक सरकारी नौकरी चाहिए। जो सब कोई पढ़ता है भाई, तो सबका हक बनता है कि हर एक एग्ज़ाम दे। जो जिसके लिए एलिजिबल है वो तो एग्ज़ाम देगा। तो आप टेंशन नहीं लेंगे, 10th वर्सेस आईटीआई कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड लगा हुआ है कि 10th और आईटीआई दोनों एग्ज़ाम दे। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जो कि साथ ही आईटीआई किए थे, लेकिन वो 10th पे ही फॉर्म अप्लाई किए हैं। क्या तब तो उनका पूरा 2 साल बर्बाद जाएगा, जो 2 साल का आईटीआई के होंगे, है ना दोस्त। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जीके साइंस के मज़ेदार सवाल करेंगे, टोटल 65 क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग अपनी तैयारी देखिएगा कि आप लोग इस समय अपनी तैयारी बिल्कुल भी छोड़ दिए हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। ओके दोस्त, तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए अच्छे से। आज से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। तो इसकी क्लास आपको सुबह 8 बजे मिलेगी, साथ ही डेली आपको अब आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के सुबह 8 बजे मिलेगी। एक दिन हम साथ ही जीके साइंस करेंगे, तो एक दिन रीजनिंग करेंगे, एक दिन मैथ करेंगे। वैसे देखिए दोपहर 12:30 बजे, शाम को 6 PM पे और शाम को 7:30 PM पे ये आर्मी अग्निवीर की क्लास चलेगी।
ओके दोस्त, क्योंकि उनका एग्ज़ाम अगले मंथ हो सकता है, नेक्स्ट मंथ में हो सकता है दोस्त, इसलिए उसको हम लोग अधिक फोकस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक इनमें से कौन सा है? विशाखा दत्त तो नहीं थे भाई, ब्रह्मगुप्त भी नहीं थे, मोगलन भी नहीं थे, तो वराहमिहिर थे। पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। जो वराहमिहिर थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। भूगोल का जनक किससे माना जाता है? भूगोल का जनक किससे माना जाता है बताइए? अरस्तु को, थेल्स को, या इरोटोस्थनीज को, या टालेमी को? भूगोल का जनक तो साथी इरोटोस्थनीज को जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। तो साथी अपना राय आप लोग जरूर दीजिएगा। जो इस समय कोर्ट में केस चल रही है ITI वर्सेस 10th, अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, क्वार्टजाइट एक किस प्रकार की चट्टान है? जो क्वार्टजाइट है एक किस प्रकार की चट्टान है? तो ये कायांतरित प्रकार की चट्टान है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। डैश भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बताइए दोस्त कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंग्रेज तो नहीं थे भाई, फ्रांसीसी भी नहीं थे, डच भी नहीं थे, यानी पुर्तगाली थे। तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना ये किससे संबंधित है? तो साथ ही राजमार्गों से संबंधित है। ऑप्शन है आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष में शुरू किया गया था, तो किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 2005 में स्टार्ट की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्त कि भारत का जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित है? तो वडोदरा गुजरात में स्थित है भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में मुख्यालय वाला अंतर सरकारी ट्रेडी आधारित संगठन कौन सा है? भारत में मुख्यालय वाला अंतर सरकारी ट्रेडी आधारित संगठन कौन सा है? तो ISA है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। और साथी जो हम लोग की 57 दिन की चैलेंज चल रही थी 25 मई तक, अब साथी इसे बढ़ाकर अब इसमें 60 दिन और ऐड कर दीजिए। 707 और 65 यानी 117 दिनों के चैलेंज अब चलने वाली भाई। क्योंकि पहले तो देखिए 25 मई हम लोग का लास्ट डेट था, जो कि 26 मई को अंतिम फैसला आने वाला था, लेकिन अब तो भाई 26 जुलाई की आएगी, यानी 60 दिन और बढ़ चुका है। तो हम लोग जो 57 डे चैलेंज कर रहे थे, आज 7वां दिन है। आज इस 57 दिन का 7वां दिन था, लेकिन अब साथ ही 117 दिन का ये 7वां दिन होने वाला है। हम आप सभी लोगों के 117 दिन लगातार क्लास प्रोवाइड करेंगे। ओके दोस्तों, यदि आप इस चैलेंज में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहा जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय सरकार द्वारा इनकॉस्पर की स्थापना के साथ किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए दोस्त कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय सरकार द्वारा जो इनकॉस्पर की स्थापना के साथ किस वर्ष में स्टार्ट हुआ था? तो 1962 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी शब्द किसने गढ़ा? तो भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द ये किसने गढ़ा था? AI की बात कर रहा है भाई, तो किसने गढ़ा था? तो जॉन मैकार्थी ने गढ़ा था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2016 में स्टार्ट किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए सक्षम है? तो साथी जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है
जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए बिल्कुल सक्षम है? तो आप जानते हैं भाई सेल है, कोशिका है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। और आप सभी इस समय तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे साथी, यही उम्मीद करूंगा। कुछ ना कुछ तो आप लोग जरूर डेली पढ़िएगा, कम से कम 2 से 3 घंटा तो जरूर दीजिए। और आप यदि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी के लिए क्लास तो अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पहले आपको पेपर में 40 क्वेश्चन जीके जीएस के रहने वाले हैं। उसका सेकंड पेपर जब होगा एनटीपीसी का, उसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं एनटीपीसी का। नेक्स्ट मंथ में इसकी पूरी तरह से रोड मैप तैयार हो चुका है। अगले मंथ में इसका एग्जाम डेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसी में महीने में निकल जाएगा एग्जाम डेट आपका, अगले मंथ में एग्जाम होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, भारत में अशोक के शिलालेख का सबसे जो पहला गुण पुरालेख था, ये किस लिपि में लिखा गया था? भारत में अशोक के शिलालेख का जो सबसे पहला गुण पुरालेख था, ये किस लिपि में लिखा गया था? तो भाई ब्राह्मी में लिखा गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्यंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है? कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्यंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है? तो भाई उस्ताद अमजद अली खान। ऑप्शन है आपका यहाँ इसका हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15, प्रिज्म के अंतिम 2 कोनों पर कौन से 2 रंग बनते हैं? बताइए दोस्त कि यहाँ पे प्रिज्म रखा है, यदि आप लोग इस पर प्रकाश पड़ाते हैं तो 7 रंगों में ये विभाजित हो जाता है। कौन कौन से कलर में भाई? 7 कलर में। देखिए 1 2 3 4 5 6 एक साथ यहाँ पे। पहला वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, विव GO, ऑरेंज, रेड, ये हो गए। तो आपसे पूछ रहा प्रिज्म के अंतिम 2 कोनों पर कौन से 2 रंग बनते हैं? बताइए 2 कोना इनमें से कौन सा भाई? 2 कोना पे 2 कोना, यही देखिए प्रिज्म ऐसे है, तो एक कोना यहाँ पे, एक कोना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लास्ट वाले पे R है और यहाँ पे V है, यानी ये वायलेट यानी बैगनी, और यहाँ पर रेड यानी लाल, यानी बैगनी और लाल, बैगनी और लाल। डी ऑप्शन देखिए दे रखा है। कोना पे पूछा तो कोना पे अब जाएंगे, बीच में नहीं जाएंगे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16, पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है बताइए? तो वारंगल में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य घरेलू मक्खी का प्राणी नाम क्या है? सामान्य घरेलू मक्खी का प्राणी नाम क्या होता है? जो भाई इसमें बहुत तेज़ी से पैदा हो रहे हैं, लग भी रहे हैं, देख रहे होंगे आप लोग, बिना मच्छरदानी के सोएंगे तो भाई बहुत तेज इसमें मच्छर काट रहे हैं। तो इन्हीं सामान्य घरेलू मक्खी का प्राणी नाम पूछ रहा है भाई, तो मस्का डोमेस्टिका होता है। बी ऑप्शन मस्का डोमेस्टिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18, इसके कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से भारतीय संविधान में मौजूद लेखों की कुल संख्या कितनी है? इसके कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से भारतीय संविधान में मौजूद लेखों की कुल संख्या कितनी है? तो 395 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19, येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? तो भाई ये फ्रांस देश से संबंधित है येलो वेस्ट। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20, नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली जो संस्था स्वीडिश अकादमी है, ये किस एरिया या क्षेत्र से संबंधित रखती है भाई? तो साहित्य से संबंधित रखती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति आपसे पूछ रहा है कौन है भाई, या कौन थे? SB कृष्णमूर्ति राव, श्रीमती वायलेट अल्वा, गणेश वासुदेव, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण? राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रवादी चरमपंथी नेता नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रवादी चरमपंथी नेता नहीं है। एक तो गर्मपंथी था, एक चरमपंथी था, तो इनमें से एक नेता नहीं थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्रपाल थे, श्री अरविंदो घोष थे, लेकिन साथ ही सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। चलिए 23 नंबर का बताइए,
इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्त कि इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में स्थित है? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या स्पेन देश में? तो मेरे दोस्त इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस देश में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बैकॉल झील है। ऑप्शन ए यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? तो साथी भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? तो मेरे दोस्त उपराष्ट्रपति है। सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज 1907 में भिखाजी कामा द्वारा यह कहाँ पे फहराया गया था? तो देखिए विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज 1907 में था। तो भिखाजी कामा द्वारा ये किस देश में फहराया गया था? तो दोस्त जर्मनी में फहराया गया था पहली बार 1907 में। ऑप्शन ए यहाँ से क्या आएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान कीजिए। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान करना आपको। कौन इनमें से? रासलीला, नौटंकी, तमाशा? तो भाई तमाशा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक तो देखिए नौटंकी उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा होते भाई, तो उत्तर प्रदेश में नौटंकी, तमाशा महाराष्ट्र में होता है। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर ये किसको समर्पित है, यानी किस भगवान जी को समर्पित है हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर? तो आप जानते हैं आज नवरात्रि का भी लास्ट दिन होने वाला साथी, आज आपके घरों में पूजा हुआ होगा। जैसे भोर में मम्मी लोग पूजा करती है, तो आज यहाँ भी साथी लास्ट डेट होने वाला है, नवरात्रि का भी एंड डे है भाई। तो हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान शिव जी को समर्पित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? तो दोस्तों ये झारखंड राज्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो ध्रुव है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बने ग्रीस्ड कारतूसों का उपयोग करने वाली एनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बने ग्रीस्ड कारतूसों का उपयोग करने वाली एनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो हेनरी हार्डिंग जिम्मेदार था। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। 11वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? जो साथी 11वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? किस देश में? अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड या चीन देश में? तो अर्जेंटीना देश में की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। 1907 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच विभाजन हुआ था? तो साथी जो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था जिसमें कि चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच विभाजन हुआ था? तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन असंक्रामक रोग का उदाहरण है? यानी दोस्तों इनमें से असंक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा? निमोनिया, उच्च रक्तचाप, इन्फ्लुएंजा या आंत्र ज्वर? तो मेरे दोस्त उच्च रक्तचाप है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। नाटकीय कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? नाटकीय कला पर जो प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेरे दोस्त भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन है आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो भाई अनुच्छेद 16 करता है ऐसा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस औषधीय पौधों का उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जा सकता है? किस औषधीय पौधे का उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जा सकता है? तो सर्पगंधा का ऑप्शन यहाँ सबके क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे, प्लस अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर भी करेंगे, लाइक तो बिल्कुल जरूर कर देंगे, भूलेंगे नहीं भाई। निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? तो आसियान के संस्थापक देशों में से कौन है? भारत, मलेशिया, कंबोडिया या ऑस्ट्रेलिया देश है? तो कौन सा देश है भाई? तो मलेशिया देश है जो आसियान के संस्थापकों देश में से एक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, मलेशिया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। किस भारतीय राज्य में तापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक है? तो किस भारतीय राज्य में तापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक है दोस्त? तो महाराष्ट्र राज्य में है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में रिवर डॉल्फिन ये किस नदी में पाई जाती है? तो साथी जो भारत में रिवर डॉल्फिन है ये किस नदी में पाई जाती है? गोदावरी, घाघरा, लूनी या कृष्णा नदी में? भाई बताइए। भारत में जो रिवर डॉल्फिन है ये घाघरा नदी में पाई जाती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42। ओंगेस निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाला एक आदिवासी समूह है? ओंगेस किस केंद्र शासित प्रदेश में यानी यूनियन टेरिटरी में रहने वाला एक आदिवासी समूह है? पुदुचेरी में है, दिल्ली, अंडमान और निकोबार या लक्षद्वीप में? बताइए। तो अंडमान और निकोबार में रहने वाले हैं ये ओंगेस जो कि आदिवासी समूह हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। डैश किसकी सिफारिश पर भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा पारित किया गया था? तो साथ ही आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल दिया है और भाई तेलंगाना, आप जानते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में साथी क्या हो रहा है इस समय, 400 एकड़ की जो भाई जंगल थी उसमें मतलब उसको काटा जा रहा है केवल एक आईटी कंपनी बैठाने के लिए। यही तो है भाई अपने देश का, समय आ चुका है बर्बादी का कारण होने का। यहाँ भी साथी आप देखेंगे बहुत ही जल्दी भूखमरी आने वाली है। सबसे पहले तो गर्मी इतनी थी जाए कि सब गर्मी की वजह से मरने वाले हैं भाई, क्योंकि अब समय आ चुका है भारत का विनाश होने के लिए। यही छोटी छोटी चीज़ हो रही हैं, सरकार को दिखाई नहीं दे रही। यही एक दिन आएगा कि सती जैसे कि हर एक देश में होता है यहाँ पे भी होने वाला है। केवल पैसे पे सब कुछ चल रहा है इस समय, क्या ही किया जा सकता है। तो किसकी सिफारिश पर भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा पारित किया गया था? तो भाई एडविन मोंटेग्यू की सिफारिश पर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब जाने दोस्त वहाँ पर कितने मतलब कि जानवर थे भाई, हर एक प्रकार के वहाँ पर जानवर मिलते थे। अब उनकी चीखे पुकार सुन रहे होंगे, काफ़ी इसमें नंबर 1 ट्रेंडिंग में चल रही भाई। यदि आप किसी भी सोशल मीडिया की यूज करते हैं तो जब भी खोल रहे होंगे तो पहला न्यूज़ वहीं से आ रही है। बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं साथी, वीडियो बन चुके हैं, जो वीडियो बनाने वाले वो वायरल हो रहे हैं सेम वही सब वीडियो पोस्ट करके, लेकिन कोई जा नहीं रहा है दोस्त। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन उन पर भी बहुत तेज़ी से लाठी चार्ज हुआ, आप देखे होंगे, फिर भी वो अड़े रहे। और वहाँ के जानवर भी साथी जो एलिफेंट यानी हाथी थे वो आप देखे होंगे किसी न्यूज़ में, तो वो तो भाई जो बुलडोजर चल रहे थे, जेसीबी चल रहे थे, उस पर भी वो वार कर रहे थे अपने आप को प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करने के लिए। तो वो भी क्या ही कर सकते हैं भाई। अशोकन शिलालेखों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात के आधुनिक राज्य है?
तो अशोकन शिलालेखों के वितरण के संदर्भ में कौन सा स्थल गुजरात में के आधुनिक राज्य हैं? तो गिरनार है। ऑप्शन है आपका दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें भारत में कुछ भी सही नहीं चल रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अभावजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है, यानी किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स होता है भाई? तो विटामिन डी की कमी से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अभावजन्य रोगों के संदर्भ में, याद रखिए दोस्त। चलिए 46 नंबर बताइए, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे जल की झील कौन सी है? भारत में साथी जो सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे जल की झील है वो कौन सी है? तो सांभर झील है। ये किस राज्य में है पूछ देगा तो राजस्थान राज्य में स्थित है। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान अपने अंगीकरण के समय सबसे लंबा संविधान था जिसने मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? बता दो उसकी भारतीय संविधान अपने अंगीकरण के समय सबसे लंबा संविधान था जिसने मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे भाई? तो 395 थे। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48, लाहौर में बादशाही मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? लाहौर में बादशाही मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो औरंगजेब के द्वारा बनाई गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 49, रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है बताइए इस सवाल का राइट आंसर? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी देश भी पूछ देता है रोहतांग दर्रा, तो ये भारत देश में स्थित है और हिमाचल प्रदेश के राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए, यूनियन पैसिफिक रेलमार्ग का संचालन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में होता है? यूनियन पैसिफिक रेलमार्ग का संचालन किस महाद्वीप में होता है मेरे दोस्त? तो ये उत्तरी अमेरिका में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? तो भाई 243 जी अनुच्छेद जो है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए और साथ ही आप जानते हैं कि तेलंगाना में तो भाई कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पे भी चर्चा में कभी भाषण में सुने होंगे राहुल गांधी की, यदि तेलंगाना के किसी भी सदस्य को कोई भी दिक्कत परेशानी या अगर उनको कोई भी दिक्कत परेशानी होती तो हम सबसे पहले हम खड़े होंगे, ये बोले थे। लेकिन आज भाई कुछ भी उनका रिपोर्ट या न्यूज़ या उनका भाषण कुछ भी नहीं सामने आ रही है, अभी तक कुछ भी नहीं। देखते हैं भाई अब क्या होता है आगे। 52 नंबर बताइए, किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए लगभग 260 ईसा पूर्व एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? जो कि आप जानते हैं दोस्त कि कलिंग का युद्ध जो अंतिम युद्ध था ये अशोक का था, इसने साथ ही सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 53, 16वां G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? 16वां G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो भाई रोम में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, 54 नंबर, मसाई लोग निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के मूल निवासी है? तो साथी जो मसाई लोग हैं ये किस महाद्वीप के मूल निवासी? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका के रहने वाले हैं? तो अफ्रीका के रहने वाले हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित सभी पौधों में किसको छोड़कर रेशेदार जड़ें होती हैं? तो सभी पौधों में किसको छोड़कर रेशेदार जड़ें होते हैं? तो देखिए मक्का में रेशेदार होते हैं, जड़ होते हैं, चावल में भी भाई जड़दार होते हैं, गेहूं में भी, लेकिन चुकंदर में साथ ही सिंगल होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ सबके क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 56, किस भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? बताइए दोस्त इनमें से किस भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? चंद्रबाबू नायडू, देवेंद्र फडणवीस या के चंद्रशेखर राव या अमरिंदर सिंह? महाराजा तो साथ पंजाब के थे, तो भाई अमरिंदर सिंह थे। अमरिंदर सिंह के पिताजी जो थे साथी वो महाराजा थे। अमरिंदर सिंह 26वें नंबर के पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। 26वें नंबर के रूप में पंजाब के सीएम रह चुके हैं अमरिंदर सिंह। इनके पिता एक महाराज जी थे।
अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हम कमरे के तापमान पर पानी उबाल सकते हैं? तो भाई किस परिस्थिति में हम कमरे के तापमान पर पानी उबाल सकते हैं? तो निम्न दाब पर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है? तो पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ कौन सा है? तो भाई एरोग्राफिन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में विद्यमान होता है? तो कौन सा पदार्थ है जो कि तंबाकू में साथ ही विद्यमान होता है? तो वो कौन सा है? निकोटीन होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शासनित उड़ीसी से संबंधित है? तो कौन सा राज्य शासनित उड़ीसी से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था? किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो भाई अकबर ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति के सबसे लंबे समय तक पद पर कार्यरत रहे? तो इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रपति के सबसे लंबे समय तक अपने पद पर कार्यरत रहे? तो आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि साथ ही 26 जनवरी 1950 को ये पहली बार राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे और लास्ट में जाकर 13 मई 1962 तक रहे, यानी लगभग 12 साल तक इन्होंने राष्ट्रपति पर रहकर काम किया और इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। आपसे सवाल पूछता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न कब मिला था, किस वर्ष में? तो 1962 में ही मिला था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 64, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? पहली तो साथी 1951 में स्टार्ट हुई थी, 56 में ख़त्म हुई थी। दूसरी तो देखिए 1956 में स्टार्ट हुई थी, 61 में ख़त्म हुई थी। तीसरी साथी 1961 में स्टार्ट हुई थी और 66 में ख़त्म हो गई थी, यानी डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए और लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का, 2004 में केंद्र सरकार द्वारा किस द्रविड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? 2004 में केंद्र सरकार द्वारा किस द्रविड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो तमिल भाषा को दिया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बताइए आप सब कितना स्कोर आज के इस सेशन से? तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपने इस सेशन को बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया होगा और हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस किया होगा और उसे याद भी करोगे। तो आज देखिए साथी 117 दिन का 7वां दिन कंप्लीट हो चुका है, यानी अभी हमें 110 प्रैक्टिस सेट को लगाना है। लगातार साथी हम क्लास प्रोवाइड आपको करेंगे। कभी कभी मिस हो जाता है मुझसे भी साथी, क्योंकि बहुत सारे क्लास की तैयारी अपना भी थोड़ा सा देखना रहता है। तो इसलिए साथी आप लोग डेली का डेली बस अपनी तैयारी जरूर करते रहिए। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे 12:30 PM पे, उसमें साथ ही लाइव क्लास आपके साथ जुड़ते हैं, तो आप जरूर आइएगा लाइव 12:30 PM पे। नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो जैसे हम लाइव आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके दोस्त, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।